गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में, आज की क्लास में आप जूनियर ओवरमैन जो बीसीसीएल के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आई है उसके सॉल्यूशन विथ रेफरेंस के साथ हम लोग बोर्ड पर सॉल्व करेंगे एक एक करके प्रश्न फ्रेंड। लेकिन ये केवल ओवरमैन के ही एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी, आने वाले एग्जाम में वो सही नहीं है, क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड जो है फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जो मैनेजर का एग्जाम दे रहे हैं, गेट का एग्जाम दे रहे हैं, अन्य माइनिंग के एग्जाम दे रहे हैं, उनमें भी ये प्रश्न पूछी जा सकती है। ये ओवरमैन के स्टैंडर्ड जो क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं वो सभी माइनिंग के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करते हुए उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए फ्रेंड। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और एक एक करके प्रश्न को जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसको मैं बोर्ड पर आपके समझ में आए वैसा मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आ रहा हूं स्क्रीन पर। मेरे कर्सर के साथ आप नजर को मूव कीजिएगा और आराम से प्रश्न को पढ़ते हुए समझ करके उसका आंसर या उसका सॉल्यूशन देने का प्रयास कीजिएगा। तो आपके सामने दिख रही है क्वेश्चन नंबर 1, बीसीसीएल ओवरमैन 2024। तो मैं ये जो आपके सामने क्वेश्चन दिख रही है उसको मैं पढ़ता हूं और उसको आप आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये रही आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है? इन द कोवर्ड्स इनफ्लेमेबिलिटी डायग्राम द रिस्पेक्टिव परसेंटेज ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन एट द नोज लिमिट आर। मतलब कि कोवर्ड्स फ्लेमेबिलिटी डायग्राम जो कि मीथेन और ऑक्सीजन का नोज लिमिट पर रिस्पेक्टिव परसेंटेज क्या होती है। तो सबसे पहले तो कोवर्ड्स फ्लेमेबिलिटी डायग्राम होता क्या है? सील्ड ऑफ एरिया, जब आपका आग लग जाता है, किसके अंदर? कोल माइंस के अंदर में, अंडरग्राउंड में आग लग जाती है, तो उसको हम लोग प्रॉपर फायर स्टॉपिंग से सील कर देते हैं। और उस सील किए गए जो फायर स्टॉपिंग होती है उसके अंदर का एटमॉस्फेयर का कंडीशन को जानने के लिए कि आग का पोजीशन क्या है, स्टेटस क्या है, उसको जानने के लिए हम लोग जो है सैंपल लेते हैं। और उस सैंपल में जो मीथेन की परसेंटेज होती है, साथ ही जो है जो मीथेन के साथ ऑक्सीजन की परसेंटेज होती है, उसको हम क्वार्ट्ज डायग्राम से मैच करके पता करते हैं कि आग की पोजीशन क्या है या एक्सप्लोजन का स्थिति क्या है, एक्सप्लोजन के लायक है कि नहीं है। तो आपके सामने ये क्वार्ट्ज डायग्राम दिखाई दे रही है जिसमें आपको एक्स एक्सिस पर मीथेन परसेंटेज को शो करते हैं। ध्यान रखेंगे, इसके पहले भी मैं क्वार्ट्ज डायग्राम का वीडियो डाल चुका हूं। एक्स एक्सिस जो कि आप ये देख रहे हैं मीथेन परसेंटेज को शो की जाती है और वाई एक्सिस पर ऑक्सीजन के परसेंटेज को शो की जाती है। आपको ध्यान रखने के लिए दो का इंटरवल में आप जो मैक्सिमम लिमिट है किसका? ऑक्सीजन का। हम लोग कहते हैं कि हवा का 5वां हिस्सा मौजूद है कहां पर? ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में। तो 5वां हिस्सा 20%, 20% 100 का 5 से भाग दीजिएगा, 20% तक आपको लेके जानी है और 22% आप लेकर के जा सकते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि 21%, 20.93% जो है ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में रहती है और वही इनटेक एयर के थ्रू माइंस में प्रवेश करती है। तो यहां तक आप यहां से स्टार्ट कीजिएगा। और जो आपकी मीथेन की परसेंटेज की जब बात करते हैं तो 14.8 की कहते हैं, तो 14.8% तक तो वो जाएगी ही। किसका? मीथेन का। जब आप एक्सप्लोसिव जोन की चर्चा करते हैं, एक्सप्लोसिव मिक्सचर की चर्चा करते हैं, तो उसके आगे आपको 20 तक लेके जानी है दो के इंटरवल में। तो एक्स एक्सिस पर आपने 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20 तक ले गए, 2, 4, 6, 8, 22 तक ले गए। अब यहां से एक डॉट डालेंगे 21 से और उसके बाद इसको कहां तक लेके जाएंगे? तो आपका जो ऑक्सीजन का परसेंटेज जहां तक वो आग जल सकती है, ऑक्सीजन का वह परसेंटेज जिस पर कि आग जलती है, जिसको हम लोग 17.5% कहते हैं। तो यहां पर आप 16 और 18, 17 के बीचों बीच आप ले जा सकते हैं। 17.5% के अप्रॉक्स जो है आग हमारी जलती है। तो यहां पर 21% से 17% को मिलाता हुआ जो आपकी लाइन है उसको आप जो कि ऑक्सीजन के लाइन कहलाएगी, तो वो जो है आप ड्रॉ कर लीजिए। और उसके बाद जो मिनिमम एक्सप्लोसिव लिमिट है जिसको हम लोग मीथेन में कहते हैं कि 5.4%, तो 5.4% का आप लाइन खोज लीजिए। 0 से जब आगे की ओर बढ़ेगा तो ये 5 है और 5 के आगे जो है 5.4% यहाँ पे हम लोग कहते हैं। तो ये 5.4% पर आपको निगाह होनी चाहिए और इससे होता हुआ ऊपर की ओर लाइन जाएगी और वह मिनिमम परसेंटेज जिस पर कि
एक्सप्लोजन की चांसेस होती है तो 12.5 पर जो है वो हम लोग कहते हैं कि उसके नीचे कोई भी आग नहीं लग सकती है, कोई भी एक्सप्लोजन नहीं हो सकता है 12.5 के नीचे। तो यहाँ पर 12.5 तक का पॉइंट और 4.8 वाला पॉइंट को मिलाने वाला पॉइंट ही जो है आप कहते हैं नोज पॉइंट। तो इस तरह से आप ये जो 5% दी हुई है, 5% और 19.2 नहीं कहेंगे, 5.8 से जो है आप 5.8 से 12.1, ये जो है 5.8 से 12.1% ही मैच होती हुई दिखाई देगी, जो कि आप 12.1% मिनिमम ऑक्सीजन है और आपका 5.8% मीथेन है। तो ये नोज पॉइंट कहलाती है, वायु को आप नोज पॉइंट कहते हैं। बाकी इसके जितने भी डायग्राम्स हैं उसके पॉइंट्स हैं उसको मैं क्लियर कर चुका हूं। क्वार्ट्ज डायग्राम ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास करके सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नोज पॉइंट आप जान चुके हैं। दूसरी प्रश्न देखिए, द मैक्सिमम वेट बल्ब टेम्परेचर इन अंडरग्राउंड माइंस। तो मैक्सिमम वेट बल्ब टेम्परेचर, जब भी हम बात करते हैं अंडरग्राउंड माइन के टेम्परेचर की तो वेट बल्ब टेम्परेचर की बात करते हैं, जो कि हाइग्रोमीटर जो होती है जिसमें एक बल्ब होता है वेट बल्ब और एक ड्राई बल्ब होता है, उन दोनों बल्ब में से एक बल्ब जो बल्ब होती है उसके नीचे में आप वेट क्लॉथ लगा देते हैं, गीला कपड़ा लगा देते हैं और उसको आप जब मेजर करते हैं तो ये जो आपकी वेट बल्ब टेम्परेचर है जिसकी चर्चा की गई है रेगुलेशन 153 2017 का रेगुलेशन 153 में इसकी चर्चा की गई है, जहां पर वेट बल्ब का टेम्परेचर 33.5 डिग्री से अधिक नहीं होनी चाहिए और अगर 30.5 डिग्री से अधिक हो जाती है, सेल्सियस से अधिक हो जाती है तो आप 1 मीटर पर सेकंड के स्पीड से हवा को हवा प्रदान करना चाहते हैं ताकि वेंटिलेशन कंफर्टेबल कंडीशन वर्कर के लिए अच्छी रहे। तो आप यहां पर 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो आंसर डी है उसको टिक लगाएंगे और आंसर इसके नीचे छिपी हुई है। मैं अगले पेज पर आता हूं अगले प्रश्न के साथ। तो ये देखिए जूनियर ओवरमैन बीसीसीएल 2024 के सेट बी क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो कर रहे हैं, लेकिन अन्य क्लासेस जो चल रही है विनिंग एंड वर्किंग की, कॉन्टैक्ट नंबर 9308063005 दी हुई है। क्लास वीडियो ऑल्सो अवेलेबल आफ्टर क्लास। तो क्लास के बाद जो है क्लास वीडियो भी आपको भेजी जाती है, किसी कारण से आप ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, क्लास नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर विनिंग एंड वर्किंग पहला क्लास है जो कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे चलती है 5:45 से 7:30 तक। मशीनरी की क्लासेस मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ही 7:30 से 9:15 तक चलती है। वेंटिलेशन की क्लासेस थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 7:30 से 9:15 तक चलती है। ओवरमैन की क्लास थर्सडे फ्राइडे सैटरडे जो है 5:45 से 7:30 PM तक चलती है। तो ये न्यू बैच स्टार्ट हो गई है ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास पर। अगले पेज पर आते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखाई दे रही है जूनियर ओवरमैन बीसीसीएल 2024 की, जिसमें कह रहा है ए गैस मास्क डज नॉट इंक्लूड। गैस मास्क में क्या इंक्लूड नहीं होती है? तो जब रेस्क्यू पार्टी इरेस्पिरेबल अश्वसनीय वातावरण में गैस मास्क होती क्या है, जैसा पिक्चर में आपने देखा भी कि गैस मास्क जो होते हैं अश्वसनीय वातावरण में रेस्क्यू रिकवरी करने के लिए इसको इस्तेमाल की जाती है, जो कि पूरी तरह से मास्क पूरी कवच होती है ढकने वाली। तो जिसमें मैं शेयर कर रहा हूं, जिसमें एक कैटलिस्ट उत्प्रेरक होती है जिसके बारे में पूछा गया है, पूछा जाएगा। गैस मास्क कैटलिस्ट उत्प्रेरक होती है जो कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट करने का काम करती है, और वो है कॉपर ऑक्साइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड को ही कैटलिस्ट हम लोग बोलते हैं, हॉपके लाइट बोलते हैं। और उस पर बेस्ट जो प्रश्न है, जिसमें गैस मास्क के बेस्ट प्रश्न है जो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो ये गैस मास्क डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं रहता है? चेक वाल्व, वार्निंग डिवाइस, फेस पीस असेंबली, डिकूलेंट कनिस्टर। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि कनिस्टर तो है कि CANISTER, एक कनिस्टर जो होती है इसमें 5 लेयर, मैं 6 लेयर दिखाया हूं। इस कनिस्टर में डिफरेंट लेयर होती है। जब हवा यहां से इन करती है, मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव करिएगा, यहां से जब हवा इन करती है तो सबसे पहला जो चेंबर है, पार्ट है, वो इंप्रीग्रेटेड एक्टिवेटेड चारकोल होती है, मतलब लकड़ी का कोयला पहला चेंबर में रखा हुआ होता है। ये क्या करता है? ऑर्गेनिक वेपर और एसिडिक गैसेस को
रिमूव करता है कौन? लकड़ी का कोयला। पहला चेंबर में लकड़ी का कोयला रहती है। दूसरे चेंबर की जब बात करेंगे तो इसमें जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं, उसमें रहती है वो, और प्यूमिस टू द रिमूव H2S, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, H2S गैस होती है, उसको रिमूव करने के लिए प्यूमिस रहती है और कास्टिक सोडा रहता है। तो ये बड़े बड़े जो आपको दिख रहे हैं वो सर्कल अंडुलेटिंग स्ट्रक्चर का, वो आपको प्यूमिस है जो उसमें कास्टिक सोडा मिले हुई है, तो ये रिमूव करती है H2S को। उसके बाद तीसरी चेंबर जो होती है सिलिका जेल होती है टू रिमूव द NH3 एंड वाटर वेपर। तो ये जो सिलिका जेल है ये अमोनिया और वाटर वेपर को रिमूव करती है। चौथी चेंबर जो होती है कॉटन वूल का रहता है, रुई रहती है और वो रिमूव करती है डस्ट और स्मोक को। पांचवी चेंबर जो होती है मैग्नीज ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड का मिश्रण होता है जिसको हॉपकेलाइट कहते हैं, जो CO को CO2 में चेंज करता है। यही मेन कंपोनेंट है, हॉपकेलाइट है, जिसको उत्प्रेरक के रूप में जानते हैं। और इसके साथ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो होती है, जो लास्ट चेंबर के रूप में होती है, उसके बाद हमारे माउथ या नोज में प्रवेश करती है टू रिमूव वाटर वेपर। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 जो है वाटर वेपर को रिमूव करती है। तो ये तो कनिस्टर की बात कर लिया। इसके साथ ही जो है आप कूलेंट कनिस्टर कही गई है, कूलेंट करने वाला, चूंकि जब CO2 में कन्वर्ट होती है तो ये जो रिएक्शन होती है जिसमें कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपके अश्वसनीय वातावरण में मौजूद है, जहां से जो इफेक्टेड पर्सन होते हैं उसको आप बाहर करने के लिए रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन इसको पहनने का काम करते हैं, तो वो CO को CO2 में कन्वर्ट करते हैं और वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें कि हीट जनरेट होता है। वो हीट जो है कूल करने के लिए इसमें साधन नहीं रहता, इसलिए कूलेंट कनिस्टर ये नहीं कहा जा सकता। आंसर डी को आप टिक लगाएगा। फेस पीस असेंबली, यहां पे आप देख रहे हैं कि फेस पीस असेंबली रहती है। फेस पीस असेंबली वार्निंग डिवाइस इसमें संकेतक के रूप में रहती है। जब आपका मीथेन जो है जो CO है अगर 2% से अधिक हो जाती है तो वहां पर ये जो है काम नहीं कर पाता है। CH जो ऑक्सीजन हो जाती है वो अगर 77.5% से कम हो जाती है तो जो लोगों के लिए जरूरी है तो वो जो है वार्निंग के लिए वार्निंग लगी रहती है। चेक वाल्व लगा रहता है जिससे कि पता कर सकते हैं। तो ये यहां पर आपकी आंसर डी को टिक लगेगा। गैस मास्क डज नॉट इंक्लूड कूलेंट कनिस्टर। आइए चौथे नंबर के प्रश्न में जो कि आपके कहा जा रहा है द केमिकल हॉपकेलाइट यूज्ड इन, तो अभी आपने देखा कि केमिकल हॉपकेलाइट किस में यूज किया जाता है। तो आप तो ये गैस मास्क टिक लगाएंगे ही, लेकिन ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जब सेल्फ रेस्क्यूअर की बात करते हैं, सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यूअर नहीं, SCSR नहीं, SCSR में पोटेशियम सुपरऑक्साइड होता है। तो यहां पर जो है आपको गैस मास्क और सेल्फ रेस्क्यूअर ये दोनों में जो है आपको गैस क्या रहती है? हॉपकेलाइट रहती है, जिसको आप मैग्नीज डाइऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड का मिश्रण कहेंगे, MnO2 प्लस CuO2 कहेंगे। ये सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग apparatus क्या होती है? जो रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन होते हैं जो पीठ पर बड़ा सा साइज का अपने पीठ पर लटका करके चलते हैं, जो 2 घंटा रेस्क्यू रिकवरी के लिए काम आई जाती है, वो जो है आपकी SCBA कहलाती है। SCBA जो BG4 के नाम से हम लोग जानते हैं। गैस मास्क आप देख ही रहे हैं। CO डिटेक्टर जो होती है, CO ट्यूब डिफरेंट उसमें केमिकल रहते हैं और डिफरेंट कलर का वो जो चेंज होती है जिसके आधार पर CO का आप मेजर करते हैं। MSA मिथनोमीटर में ये रहते ही नहीं है। तो इस तरह से आपने जान गया। यहाँ पर गैस मास्क के बारे में लिखी हुई है टिपिकली इंक्लूड एन एक्सटर्नल चेक वाल्व रहती है एज पार्ट ऑफ देयर और डिज़ाइन के पार्ट के आधार पर ये चेक वाल्व रहती है। तो चेक वाल्व रहती ही है। तो आइए अगले पेज पर आते हैं। इसको आप पढ़ करके टॉक्सिक गैसेस को प्रिवेंट करने के लिए इसमें इस्तेमाल की जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए 5वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? जूनियर ओवरमैन BCCL 2024 की ये 5वां नंबर की प्रश्न है। स्टिक डैम्प इज साइनोनाइमस विथ, तो स्टिक डैम्प किसका साइनोनिमस है? H2S का है, NO का है, CH4 का है, SO2 का है। तो आप जान चुके हैं H2S जो है स्टिंग डैम्प के नाम से जानी जाती है, सड़ा गैस के नाम से जानी जाती है, जो यहाँ पर आपके रेफरेंस के रूप में दिखाई दे रहे हैं स्टिंग डैम्प H2S। आफ्टर डैम्प जो होती है वो आग लगने के बाद निकलती है, जिसमें कि रेसिडुअल N2 होता है, CO2 होता है, CO होता है। आफ्टर ब्लैक डैम्प जो होती है CO2 और N2 का कॉम्बिनेशन होता है, 13 और 17 की 87 का अनुपात होता है। उसी तरह से जब आप फायर डैम्प की बात करते हैं तो CH4 N2 और हायर हाइड्रोकार्बन्स इसमें रहते हैं। तो ये 80 से 96% CH4 होती है, 10 से 20% हायर हाइड्रोकार्बन्स होता है, तो उसको आप लोग फायर डैम्प कहते हैं। तो इस तरह से जो डैम्प होती है वो गैस का समूह होता है। जैसे यहाँ पर फायर डैम्प में बात करते हैं CH4 और N2 और हायर हाइड्रोकार्बन्स, मतलब कि हायर हाइड्रोकार्बन्स यानी कि C2H
6 जिसको एथेन कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं, तो ये हायर हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं जो फायर डैम्प के अंतर्गत रहती है। ब्लैक डैम्प में आप जान गए CO2 और N2 रहती है। आफ्टर डैम्प में जो रेसिडुअल एयर होता है 30 से 35%, जिसमें N2 रहती है, CO2 रहता है, CO रहता है, तो ये गैस आग लगने के बाद निकलती है, जिसको फायर डैम्प आप कहते हैं। स्टिंग डैम्प जिसको लकड़ी के सड़ने, पानी में सड़ने से H2S गैस निकलती है। तो ये आप जान गए क्या चीज, जो कि H2S का साइनोनिमस स्टिंग डैम्प कहलाता है। 6वें नंबर के प्रश्न पर आते हैं। द लैग ऑन इन इग्निशन इन टर्म्स ऑफ द इग्निशन ऑफ CH4 इन इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट। तो CH4 का लैग ऑन इग्निशन, CH4 के टर्म में इग्निशन जो CH4 की होती है उसमें क्यों ऐसा होता है? इट टेक्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ N2, N2 को एब्जॉर्ब करती है, इसलिए इट टेक्स द टाइम ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ N2। ये जो एब्जॉर्प्शन जिसको अधिशोषण भी कहते हैं, इसको शोषण, इसको अधिशोषण कहते हैं। इट स्टार्ट डिसोसिएटिंग एंड बर्न्स ओनली, ये जो है स्टार्ट करती है जब एब्जॉर्बिंग आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट, जब ये सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट की क्वांटिटी को एब्जॉर्ब करती है तब ये जो है बर्न करना स्टार्ट करती है, तो उसी को हम लोग इग्निशन कहते हैं। राइट आंसर सी आंसर ही होगी। इट डिपेंड्स ऑन इट्स सेचुरेशन ऑफ हीट, इट डिपेंड करती है हीट के सेचुरेशन पर। तो इसकी रेफरेंस की बात मैं करूं कि कहां पर आप इसको मिल जाएगी, तो जब आप DJ देशमुख साहब की सेकंड वॉल्यूम लैग ऑफ इग्निशन की बात करते हैं, इग्निशन टेम्परेचर की बात करते हैं, तो ये लैग इग्निशन मैं डायरेक्ट उसी लाइन पर आऊं जिससे ये प्रश्न पूछी गई है। इट इज कंसिडर्ड दैट मीथेन बिगिंस टू बर्न ओनली आफ्टर इट हैज एब्जॉर्ब्ड एन एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ हीट। कहने का मतलब कि जब मीथेन होती है ये तभी बिगिंस स्टार्ट बर्न जलना स्टार्ट तभी करती है जब सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट को, जो कि 22.1 किलो कैलोरी पर मोल, जो मीथेन का पर मोल मॉलिक्यूल्स होता है उसमें 22.1 किलो कैलोरी की हीट एब्जॉर्ब कर ली जाती है, तब ये बर्न करना स्टार्ट होता है। वैसे भी आप ये कहते हैं कि जब 650 डिग्री सेंटीग्रेड का इग्निशन टेम्परेचर अगर इग्निशन सोर्स का है तो वो 10 सेकेंड में जलती है। जब वही टेम्परेचर इग्निशन सोर्स का, चाहे वो बिजली की स्पार्क हो, चाहे कोई रबिंग करता हुआ कोई फ्रिक्शन हो, यदि उसका टेम्परेचर 650 डिग्री सेंटीग्रेड होती है तो वो जो है 10 सेकेंड में वो मीथेन जो है जलना स्टार्ट हो जाती है। और वही टेम्परेचर अगर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, तो वो 1 सेकंड में ही मीथेन जलना स्टार्ट हो जाती है। तो यहां पर लैग ऑन इग्निशन की बात करते हैं। अगर इसी के साथ हाइड्रोजन गैस उसमें मिली हुई है, 35% अगर हाइड्रोजन है, तो बिना लैग का, किसी भी बिना लैग का ये जो है जलना स्टार्ट हो जाती है। तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि 30% हाइड्रोजन अगर मीथेन के साथ है तो बिना इग्निशन का ही, बिना लैग का ही वो तुरंत जो है एक्सप्लोड हो जाएगा, बर्न हो जाएगी। तो आपने ये देख लिया। अगले प्रश्न पर आते हैं जो क्वेश्चन नंबर 7 कह रही है। क्या कह रही है? ध्यान से कर्सर पर नजर को मूव करिए। ये क्वेश्चन जो है आपको 7 नंबर की क्वेश्चन क्या कह रही है? जूनियर ओवरमैन 2024 की 7 नंबर क्वेश्चन। नेचुरल वेंटिलेशन इज कॉज्ड बाय, मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव करिए। नेचुरल वेंटिलेशन इज कॉज्ड बाय मतलब नेचुरल वेंटिलेशन किस कारण से होती है? ऑटो कंप्रेशन इन डाउन कास्ट, जो हवा शाफ्ट में घुसती है जिसको डाउन कास्ट शाफ्ट कहते हैं, उसके ऑटो कंप्रेशन से होती है। मतलब अपने आप जो कंप्रेस होती है, अपने वजन से कंप्रेस होती है, तो उससे टेम्परेचर में वृद्धि होती है। हर 100 मीटर के गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहा जाता है कि हवा जो रहती है डाउन का शाफ्ट में, उसके दबाव के चलते 100 मीटर के कॉलम के चलते वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन नेचुरल वेंटिलेशन उसके कारण से होती है, वो नहीं होता। बी नंबर देखिए, डिफरेंसेस इन एयर डेंसिटी इन यूसी डीसी शाफ्ट। अप का शाफ्ट और डाउन का शाफ्ट में जो एयर की डेंसिटी, हवा का घनत्व में जो अंतर होता है, किसी भी दो जगह पर हवा में बहाव तभी होती है जब उनके हवा के घनत्वों में अंतर होता है। तो यहां पर आंसर बी को ही आप टिक लगाएंगे। ऑटो एक्सपेंशन इन आपका शाफ्ट, ये भी होती है। आपका शाफ्ट में ऑटो एक्सपेंशन होता है क्योंकि आपका शाफ्ट में जो मीथेन या अन्य गैसेस उसमें मिली हुई रहती है जिसकी डेंसिटी कम हो जाती है और वो अपने आप एक्सपेंस फैलने लगता है और अपने आप जो है वो नेचुरल वेंटिलेशन को हेल्प करती है, लेकिन उसके कारण से फ्लो होती है, ये सही नहीं है। मॉइस्चर कंटेंट इन द माइंड में जो मॉइस्चर कंटेंट होती है वो हवा को प्रभावित तो करती है लेकिन नेचुरल वेंटिलेशन का कारण नहीं बनती है। इसमें पिक्चर में मैं वही समझाने का प्रयास किया हूं कि ये डाउन का शाफ्ट का पिट बॉटम है जहां पर डेंसिटी हायर है, प्रेशर वहां पर हायर हो जाएगी।
यहाँ पर डेंसिटी कम है, जिसके कारण से प्रेशर लोअर हो गई। प्रेशर डिफरेंस के चलते ये हवा अपने आप यहाँ से यहाँ की ओर फ्लो होने लगती है, जिसको आप नेचुरल वेंटिलेशन कहते हैं। ये मौसम से भी प्रभावित होती है, यानी कि दिन और रात अगर हो रही है तो उससे सरफेस का टेम्परेचर कुछ और रहता है, रात का टेम्परेचर कुछ और रहता है। मौसम यानी कि जब आप बारिश के दिनों में बात करते हैं तो सरफेस का टेम्परेचर कुछ और रहता है, गर्मी के दिन में कुछ और रहता है। तो ये सीजनल वेरिएशन से प्रभावित होती है। कौन? अपना जो नेचुरल वेंटिलेशन से है वो प्रभावित होती है। तो इस तरह से आप 7 का नंबर बी को आप टिक लगाएंगे। जब 8 नंबर की बात करते हैं, इन द अंडरग्राउंड माइन if the Grams ratio at a particular space is found to be 3%, then it is indicating, अगर 3% अगर आपको मिलती है ग्राम्स रेशियो की जब बात करते हैं तो मैं पहले भी जो फायर रेशियो ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास, आप जैसे ही बोलिएगा यूट्यूब पर सर्च बटन दबा करके फायर रेशियो ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास, जितने फायर रेशियोस हैं उनकी सभी मैं डिटेल्स पिक्चर के साथ अपलोड कर चुका हूं। तो यहां पर जब ग्राम्स रेशियो की बात करते हैं, जिसको आप कहते हैं कि CO फॉर्म्ड बटे में O2 एब्जॉर्ब्ड। तो जब O2 एब्जॉर्ब की बात करते हैं, जिसको ग्राम्स रेशियो GR कहा जाता है, ग्राम्स रेशियो कहा जाता है, तो ये अगर 3% से अधिक है, 3% से अधिक है, 3% या 3% से अधिक है, तो इसको हम लोग एक्टिव फायर कहते हैं। तो ये जो आपका ग्राम्स रेशियो है, कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन नंबर 137 में ग्राम्स रेशियो एक इंडिकेटर का काम करता है आग की स्थिति को बताने के लिए कि आग अभी नॉर्मल कंडीशन में है या स्पॉन्टेनियस हीटिंग एग्जिस्ट हुई है, या स्पॉन्टेनियस हीटिंग एडवांस हो गई है, या एक्टिव फायर है, या ब्लेजिंग फायर है। तो 4 कैटेगरी में हम लोग फायर को बांटते हैं, एग्जिस्टिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग, दूसरा है एडवांस स्पॉन्टेनियस हीटिंग, तीसरा है एक्टिव फायर, और चौथा है आपकी ब्लेजिंग फायर। तो ये जो आप बात करते हैं 0.4% में आपका क्या नॉर्मल माना जाता है। 0.5% जब आती है GR तो आप मानते हैं क्या चीज, नेसेसरी फॉर चेकअप के लिए बहुत कॉन्शियस हो जाना है, तैयार हो जाना है। जब 1% की बात हो जाती है तो 1% में आप एग्जिस्टिंग टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग कहते हैं, और एडवांस स्पॉन्टेनियस हीटिंग 2% में होती है, 3% में एक्टिव फायर होती है, और 7% से जब ऊपर होता है तब यही जो है ब्लेजिंग फायर के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ग्राम्स रेशियो जो बांटे हुए हैं उसको आप चारों स्थितियों को आप ध्यान में रखिए, और इसको जो मैं यहाँ पर मैं बताने का बोर्ड में भी प्रयास किया हूँ कि 0.4% से कम होती है तो नॉर्मल होता है, 0.5% से होती है नेसेसिटी फॉर थोरो चेकअप, कंसस हो जाना है आपको चेकअप करने के लिए, 1% होती है एग्जिस्टिंग ऑफ हीटिंग कहलाता है, 2% हो जाती है तो सीरियस हीटिंग अप्रोचिंग टू एक्टिव फायर कहलाता है, और जो सीरियस हीटिंग होती है जिसको हम लोग एडवांस स्पॉन्टेनियस हीटिंग भी कहते हैं, 3% या एबव रहती है तो उसको एक्टिव फायर विद सर्टेनिटी कहा जाता है, और 7% से ऊपर होती है तो ब्लेजिंग फायर कहा जाता है। तो इस तरह से आपने ग्राम्स रेशियो जो इंडिकेटर 137 का जो 6वें या सब 5वें सब रेगुलेशन में बताई गई है इंडिकेटर का काम करती है, वो आप करते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव कीजिए। इफेक्टिव टेम्परेचर इज एस्टिमेटेड फ्रॉम, इफेक्टिव टेम्परेचर क्या होती है, कैंडिडेट्स जो एग्जाम देने में के लिए तैयार हुए हैं, इफेक्टिव टेम्परेचर्स को आपको समझिए। आप जो है जिस रूम में बैठे हुए हैं उसके बगल में एक रूम और है, जैसे कि मैं इस पिक्चर में ड्रॉ कर रहा हूं। इफेक्टिव टेम्परेचर आप जानिए क्या होता है, इफेक्टिव टेम्परेचर की जब बात करते हैं तो हम लोग जो है टू नो द कंफर्ट कंडीशन इन एटमॉस्फेयर जो का माइन के अंदर का एटमॉस्फेयर है वो कंफर्ट कंडीशन है कि नहीं, वर्कर के आराम से काम करने लायक है कि नहीं, वो पता करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। टू नो द कंफर्ट कंडीशन एट वर्किंग वर्क प्लेस लिख देते हैं, वर्क प्लेस। तो ये आपको जानना है। जैसे मैं ये एक 2 चेंबर बना रहा हूं, जो याग्नो साहब थे, उन्होंने 1925 ईस्वी में इस टेम्परेचर को निकाला कि वह तापमान जिस पर कि लोग कंफर्ट कंडीशन फील करना स्टार्ट करते हैं उसी को जो है हम लोग कहते हैं इफेक्टिव टेम्परेचर। तो आपने यहां पर 2 चेंबर बनाया है, 2 रूम बनाया है, और इस रूम में एक इंटरमीडिएट डोर रखा है।
जो खुलता है बंद होता है, एक इंटरमीडिएट डोर है। ये क्या है? इंटरमीडिएट डोर, डोर है, दरवाजा है। और एक रूम में जो आपने टेम्परेचर को रखा है और वेलोसिटी जो है इसमें ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी जिसको H से शो कर रहे हैं, ह्यूमिडिटी जो है 100% रखिए। ठीक है, पहला चीज ह्यूमिडिटी 100%। दूसरी चीज एयर वेलोसिटी, एयर वेलोसिटी, एयर वेलोसिटी ये आप जीरो रखिए, V को आप जीरो रखिए, एयर वेलोसिटी जीरो रखिए। और तीसरी चीज आप टेम्परेचर को टोलरेट कीजिए। टोलरेट मतलब बदलते रहिए, टोलरेट कीजिए, टोलरेट कीजिए मतलब बदलते रहिए, टेम्परेचर को टोलरेट करना। और इसमें जो है माइन कंडीशन का, माइन कंडीशन जिसमें ह्यूमिडिटी माइन कंडीशन के अनुसार, वेलोसिटी माइन कंडीशन के अनुसार, टेम्परेचर माइन कंडीशन के अनुसार आप रखिए। ये जो माइन में है उसको आप इसमें रखिए। और एक व्यक्ति को बोलिए कि यहां से ये जो है कुछ देर रुके, कुछ देर इस रूम में रुके, चेंबर ए में रुके, फिर चेंबर बी में आए, चेंबर ए में रुके और इंटरमीडिएट से चेंबर बी में आए। कुछ देर रुकेगा और ये चेंबर ए और बी में तब तक आना जाना करेगा जब तक कि वह चेंबर ए का वह टेम्परेचर जिसमें कि टेम्परेचर बी में जो टेम्परेचर है वही कंडीशन आपको यहां पर भी उसको फील होने लगती है। दोनों में उसको कोई अंतर नहीं लगता, अपने आप को एक्लेमेटाइज कर लेता है। मतलब इस रूम में जैसा लगा है फील हो रहा है वैसा ही फील इस रूम में भी होता है। तो इस रूम के इस चेंबर के टेम्परेचर को ही हम लोग क्या कहते हैं? इफेक्टिव टेम्परेचर कहा जाता है, इफेक्टिव टेम्परेचर कहता है। तो हम लोग यहां पर इफेक्टिव टेम्परेचर जान गए जिसमें ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकाली जाती है, और दूसरी की एयर वेलोसिटी, और तीसरा जो टेम्परेचर आप बात कर रहे हैं उसको निकालने के लिए। तो यहां ह्यूमिडिटी की अगर एक बात करता हूं मैं कि ह्यूमिडिटी आप कैसे निकालते हैं, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की जब बात करते हैं तो 100 माइनस 7x, 100 माइनस 8x और 100 माइनस 9x। और ये कब? जब 20 डिग्री से, ये जो है जब टेम्परेचर आपका 20 डिग्री से कम होता है, 20 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, तब आप इसको ये 25 डिग्री से जब अधिक होता है, 25 डिग्री से जब अधिक होती है, ध्यान रखिएगा 25 एक ऐसे पकड़ा मैं कि जब 7 की बात करते हैं तो यहां पर ज्यादा होगी। 25 डिग्री से अगर कम अधिक रहता है, इसको अधिक लेंगे। 25 डिग्री से जब अधिक रहेगा, 25 डिग्री से जब टेम्परेचर अधिक रहेगा, 25 डिग्री सेल्सियस से जब टेम्परेचर अधिक रहेगा तो 7x लेंगे, और 20 डिग्री से जब कम रहता है तो 9x लेते हैं, और 20 से 25 के बीच में रहता है तो 8x में। तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? x क्या है यहाँ पर? x जो है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर। x क्या है? x बराबर टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन वेट एंड ड्राई बल्ब। तो ये ड्राई बल्ब और वेट बल्ब का टेम्परेचर के बीच में जो डिफरेंस होती है उसको हम लोग x कहते हैं। और ये जो आपको ह्यूमिडिटी निकलती है वेट बल्ब और ड्राई बल्ब दोनों के टेम्परेचर से निकलती है। तो अब आप इफेक्टिव टेम्परेचर जो प्रश्न आई थी आप समझ चुके हैं, दोनों पॉइंट को मैं बता चुका हूं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे निकालते हैं और साथ ही इफेक्टिव टेम्परेचर क्या होती है। तो मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव कीजिए, जो ऑप्शंस में दी गई है उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ इफेक्टिव टेम्परेचर इज एस्टिमेटेड फ्रॉम वेट बल्ब टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एयर वेलोसिटी। तो वेट बल्ब टेम्परेचर अगर बात आ रही है तो फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करने की जरूरत नहीं। मतलब वेट बल्ब टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एयर वेलोसिटी ये दोनों से तो की जाती है, लेकिन ये वाली से जरूरत नहीं है ये दोनों की। ड्राई बल्ब टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एयर वेलोसिटी। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर की तो जरूरत पड़ती है, लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये दोनों एक जैसा लग रहा है, इसको नहीं हम लोग करेक्ट करेंगे। ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर एंड वेलोसिटी ऑफ एयर। हाँ यहाँ पर देखिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर
जरूरत है, वेरिएबल टेम्परेचर जरूरत है जिससे आप निकालते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और वेलोसिटी ऑफ एयर ये तो जरूरत है ही है। तो आप इफेक्टिव टेम्परेचर के लिए इसी, अब इसमें देख लीजिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, रिलेटिव, इसमें तो एयर वेलोसिटी दिया नहीं है, इसलिए आप आंसर सी को टिक लगाइएगा। बाकी याग्नो साहब का जो इफेक्टिव टेम्परेचर है जो यहाँ पर लिखी हुई है उसको मैं आपको बोर्ड में फिगर बना करके समझा चुका हूं। साथ ही जो है ड्राई बल्ब टेम्परेचर 25 डिग्री से अधिक होती है तो 7x वाला फार्मूला को आप बनाते हैं, ये फार्मूले से आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालते हैं। तो ये जो है आपकी 9वां नंबर प्रश्न हो गई। अब 10वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। अब देखिए 10वां नंबर प्रश्न है जो आपका न्यूमेरिकल है, आप आराम से इसको गिवन करके समझ करके पढ़ने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या कर रहा है, ए डेवलप्ड पैनल फॉर ए कोल सीम विथ एन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 9 months हैज 35 स्क्वायर पिलर्स अंडर एक्सट्रैक्शन विच आर 30 मीटर इन साइज एंड 3.6 मीटर इन हाइट। कहने का मतलब एक डेवलप्ड पैनल है जिसमें का इंक्यूबेशन पीरियड 9 month है, 35 इसमें पिलर्स हैं और 30 मीटर साइज है, 3.6 मीटर हाइट है। द डेंसिटी ऑफ कोल 1.6 टन पर क्यूबिक मीटर है। द एक्सट्रैक्शन रेशियो ड्यूरिंग डिप्लरिंग इज एक्सपेक्टेड टू बी 70% है। टू डिप्लेरिंग द पैनल विद इन द इंक्यूबेशन पीरियड एज्यूमिंग 25 वर्किंग डेज इन ए मंथ द प्रोडक्शन फ्रॉम द पैनल इन टन पर डे। मतलब एक दिन में आप उत्पादन कितना करेंगे ये जो है आपसे पूछा है। तो यहाँ पर आपको जो दी गई कंडीशन है उसको सबसे पहले लिखना होगा, और उसके बाद जब आप सिस्टमेटिक इसको बनाते हैं तो नहीं तो प्रश्न में दिखती है, उसी से आप उसको एज्यूम करते हैं कि कौन से फॉर्मूले से ये बनेगी, कौन सा इसकी में वैल्यू पुटअप होगा, कौन सा नहीं होगा। तो सबसे पहली बात जो गिवन दी गई है उसको हम लोग लिखेंगे। आपने पढ़ा क्वेश्चन नंबर ये क्या है, 10 है ऑफ जूनियर ओवरमैन ये BCCL 2024 का जो सेट बी है इसकी बात कर रहे हैं। इसमें गिवन में पहला दिया है क्या, डिप्लेरिंग पैनल। आपको ये चीज लिखना होगा, डिप्लेरिंग पैनल, जिसकी दिया हुआ है क्या, इंक्यूबेशन पीरियड, INC कितना ही लिख रहा हूं, इंक्यूबेशन पीरियड ये आपको दी हुई है कितना, 9 मंथ दी हुई है। जब हम दूसरे की बात करते हैं डिप्लेरिंग पैनल की, तो इसमें नंबर ऑफ पिलर इन ए पैनल वो कितनी दी हुई है, 35 दिया हुआ है, तो 35 नंबर आप कर लीजिए। पिलर साइज ये आपको दी हुई है 30 मीटर इंटू 30 मीटर, आपको ये समझना होगा, 30 मीटर इंटू 30 मीटर। जो हाइट है ये दी हुई है कितनी, साइज 3.6 मीटर इन हाइट ऑफ पिलर या गैलरी जो भी कहें, 3.6 मीटर दी हुई है। और क्या चीज दिया हुआ है, नेक्स्ट दी हुई है आपकी डेंसिटी दी हुई है 1.6 टन पर क्यूबिक मीटर। और क्या दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन 70% दिया है। और क्या दिया हुआ है, वर्किंग डेज इन ए मंथ 25 वर्क डे इन पर मंथ कर देते हैं, वर्क डे पर मंथ। अब ये चीज दी हुई है, इसमें से आपको निकालनी है क्या, TPD निकालना है, तो टन पर डे। तो टन पर डे निकालनी है, मतलब एक दिन में कितना कोयला, तो उस पैनल में टोटल कोयला कितना है सबसे पहले ये निकालना होगा। टोटल कोल इन पैनल डिवाइडेड बाय टोटल कोल इन पैनल
और जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड, ये फॉर्मूला आप एट प्रेजेंट प्रश्न को देखते हुए आपने इसको तैयार किया। अब टोटल कोल इन पैनल, तो 35 पिलर का रहा है, तो सबसे पहले तो 35 और उसकी वॉल्यूम निकालेंगे, किसकी, पिलर का, एक पिलर का वॉल्यूम। तो एक पिलर का वॉल्यूम में हम लोग 30 मीटर इंटू 30 मीटर, ये एरिया हो गई। जब हाइट की बात करेंगे तो 3.6 ये दे रहा है वॉल्यूम, ये देगा क्या चीज, एक पिलर का वॉल्यूम। अब इसमें हम अगर डेंसिटी की गुणा कर दिए, डेंसिटी की गुणा कर दिए जो कि 1.6 है, 1.6 टन पर क्यूबिक मीटर, ये टन पर क्यूबिक मीटर है। तो ये जो है आप 35 पिलर में कितने कोयला है इसको आपने निकाल लिया, टोटल कोल इन पैनल। अब इंक्यूबेशन पीरियड आपको बोला है क्या, 9 मंथ, 9 मंथ है, लेकिन एक मंथ में कितना आप काम कर रहे हैं, तो 25 डेज, तो ये डेज में आ गया और ये टन में आएगा, तब जाकर के टन पर डे निकलेगी। लेकिन इसका 70%, क्योंकि आपने एक्सट्रैक्शन कितना करना है, 70% करना है, तो 70% ऑफ 70% ऑफ इसका आप निकाल दीजिए, कैलकुलेटर उठाइए और फटफट कैलकुलेट करके निकालने का प्रयास कीजिए। आप, मैं इसको कैलकुलेट करके रखा हूं, आप इसको कैलकुलेट करिए, गुणा कीजिए, भाग दीजिए और टन पर डे में एक दिन में कितना उत्पादन होगी वो आ जाएगी। जब मैं शेयर कर रहा हूं स्क्रीन को, आप देखिएगा तो आपको समझ में आ गई कि एक पैनल में कितने पिलर है और उस पिलर को निकालने में कितने दिन लगेंगे। और आप ये भी निकाल सकते हैं कि टन पर डे प्रोडक्शन क्या रहेगी। तो देखिए प्रश्न आप समझ चुके हैं, टोटल कोल इन 35 पिलर डिवाइडेड बाय अवेलेबल डे फॉर एक्सट्रैक्शन 35 पिलर, जिसमें 35 ये हो गई पिलर की संख्या, 30 और 30 बाई 30 का पिलर कॉर्नर टू कॉर्नर है। यहाँ 3.6 हाइट है, 1.6 स्पेसिफिक डेंसिटी है जो कि टन में निकलेगी, और डिवाइडेड बाई में 9 मंथ इंक्यूबेशन पीरियड है जिसको आप 25 डेज से मल्टीप्लाई करके आपने निकाला टोटल कोल इन ए पैनल। और टोटल कोल इन ए पैनल जो कि 806.4 आ रही है टन पर डे, लेकिन बट एक्सट्रैक्शन ओनली 70%, तो इसका 70% आप निकाल दीजिए, 564.48 आ रही है। 564 कौन सा मैच कर रहा है, तो 564 आप ए मैच कर रहा है, तो ये को टिक लगाइए। चलिए, तो आप ये प्रश्न 10वां नंबर समझ चुके हैं। 11वें नंबर पर आते हैं। देखिए 11वां नंबर प्रश्न भी न्यूमेरिकल है। क्या कह रहा है, एन अंडरग्राउंड कोल माइन एम्प्लॉइंग 1500 पर्सन्स एक्सपीरियंसेस 5 फैटल इंजुरीज। ध्यान दीजिएगा, 1500 व्यक्ति आपके माइन में काम कर रहे हैं, 1500 पर्सन ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड हैं, माइन में काम कर रहे हैं, 5 फैटल इंजरी हो रही है, 16 सीरियस इंजरी हो रही है, 20 रिपोर्टेबल, 5 16 20 रिपोर्टेबल इंजरी ड्यूरिंग द ईयर 2023। द टोटल इंजरी रेट पर 1000 पर्सन्स एम्प्लॉयड फॉर द ईयर द इज, मतलब आपके खदान में 1500 पर्सन्स हैं, पहला चीज। दूसरा जो है 2023 में आपके खदान में 5 लोग मर चुके हैं, जिसमें से सीरियस बॉडली इंजरी दी हुई है, साथ ही जो है रिपोर्टेबल इंजरी दी हुई है। और पर 1000 पर यहां पर निकालने के लिए टोटल इंजरी रेट निकालने के लिए कहा जा रहा है, टोटल इंजरी रेट पर 1000 पर्सन। तो जब इसकी बात करते हैं तो निकालने के लिए, तो नंबर ऑफ इंजोर्ड, टोटल इंजोर्ड पर्सन, आपको फॉर्मूला तैयार करना होगा, टोटल इंजोर्ड पर्सन डिवाइडेड बाय 1000 नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड। जब इसकी बात करते हैं और साथ में इंटू 1000, जब आपको 1000 में निकालने हैं तो इंटू हम लोग करेंगे 1000।
तो यहां पर टोटल इंजोर्ड पर्सन कितने हैं? 5 फैटल, और दिया हुआ है कितना? 16 सीरियस। 16 सीरियस, ध्यान दीजिएगा, इसको 5 मत समझ जाइएगा, ऐसा है, सीरियस है। 16 सीरियस, 5 फैटल, प्लस और क्या दिया हुआ है आपका? रिपोर्टेबल 20। तो रिपोर्टेबल 20 हो गया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड 1500 है, और इनटू में आप करेंगे जब आपको पर 1000 पे निकालनी है तो इनटू में आप 1000 कीजिएगा। तो ये 0000 तो कट जा रही है। अब बस 16 5 21, 21 और 20 41, 41 और 10 में गुणा कीजिएगा तो 410 आ गई। 410 को 15 से भाग दीजिए, 15 तिया 45 होता है, 15 दूनी 30 होगा, 11 110, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105 और 5 बचेगी, 15 तिया 45, 27.3, 27.33 क्या आ गई? टोटल इंजरी रेट पर 1000 पर्सन के आधार पर टोटल इंजरी रेट आप समझ चुके होंगे कि आप कैसे निकालते हैं। इसी तरह से प्रोडक्शन बेसिस पर भी आपको निकालनी रहती है, वो भी आप जो है जान के रहिएगा। आप अगले प्रश्न पर देखिए ध्यान, तो यहां पर 27.33 आंसर ए को आप टिक लगाएंगे, आंसर ए पर ध्यान दिए हैं, आंसर ए को टिक लगाएंगे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है आपका 12वां नंबर क्या कहता है? मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव कीजिए। जूनियर ओवरमैन बीसीसीएल 2024 की एक क्वेश्चन। ए ड्रिल रोटेशनल स्पीड एंड कटिंग वेलोसिटी आर 400 आरपीएम एंड 75 मीटर पर मिनट रिस्पेक्टिवली। द डायमीटर ऑफ द रोटरी ड्रिल बीट, चाहे ओपन कास्ट हो चाहे अंडरग्राउंड माइंस हो, यहां रोटरी ड्रिल बीट की बात कर रहा है। ड्रिल रोटेशनल स्पीड एंड कटिंग वेलोसिटी, ये दो चीज दिया हुआ है, आरपीएम दिया हुआ है और 75 मीटर पर मिनट दिया हुआ है। डायमीटर ऑफ द बीट पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन पर हम लोग जाएंगे, लेकिन यहां पर दो चीज दी हुई है। ड्रिल मशीन का आपको आरपीएम दिया हुआ है, और वो ड्रिल रॉड जो भीतर होल के अंदर घुस रही है किस रेट से घुस रही है, ये दो चीज दी हुई है। तो ये जो आप क्वेश्चन नंबर की बात कर रहे हैं, कौन सी? 12 की, क्वेश्चन 12 की, जो गिवन में हम लोग कहेंगे कि क्या दिया हुआ है, तो आरपीएम दिया हुआ है। आरपीएम जिसको एन अगर हम लोग कहते हैं, तो ये आपको दिया हुआ है कितना आरपीएम है, तो 400 आरपीएम है। 400 आरपीएम मैंने लिख दिया। रन पर मिनट, रन पर मिनट, ये जो ड्रिल रॉड रहती है, ये जो ड्रिल रॉड रहती है जिसमें बीट लगी हुई है, तो ये जो है रोटेट हो रही है कितना स्पीड से? 400 आरपीएम। एक रन में कितना ट्रेवल करता है वो आपको ध्यान में रखना होगा। और दूसरी चीज की वो कितना जो पेनिट्रेट हो रही है, कितना घुस रही है, वो चीज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 75 मीटर पर मिनट, 75 मीटर पर मिनट, 75 मीटर पर मिनट ये हो रही है। क्या है ये? पेनिट्रेशन रेट है, जो कि कटिंग वेलोसिटी कहा गया है। कटिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी ये दिया हुआ है, कटिंग वेलोसिटी। आप यहां पर जानते हैं, क्या जानते हैं? वेलोसिटी बराबर वी नो, आप लिखेंगे VKNOW, वी नो। वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटे में टाइम। एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, डिस्टेंस बटे टाइम। एक सर्कल लगाने में कितना डिस्टेंस तय कर रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? 2πr कहते हैं। एक सर्कल जो ड्रिल बीट है, एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय कर रहा है? 2πr। कितना चक्कर लगा रहा है एक मिनट में? तो 400 चक्कर लगा रहा है। तो यहां पर इंटू n कर दीजिए, n यानी कि 400। तो ये डिस्टेंस 400 चक्कर तय, 400 चक्कर लगाने में तय किया गया डिस्टेंस हो जाएगा। अब जब हम लोग टाइम की बात करेंगे, तो टाइम कितना मिनट लग रहा है? तो 1 मिनट लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है। और ये वेलोसिटी जो है आपको दी हुई है क्या? 75 मीटर प्रति मिनट। तो v के नीचे आप लिख दीजिए 75 मीटर प्रति मिनट।
इक्वल्स टू डिस्टेंस है 2 3.14, आर जो है रेडियस आपको निकालनी है। अगर 2 के जगह पे यहाँ पे पाई डी कह दें तो और अच्छी बात है, पाई डी, 2r को ही हम लोग 2 इंटू रेडियस को ही डायमीटर कहते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट लिख दे रहे हैं पाई डी लिख दे रहे हैं, पाई और डी लिख दे रहे हैं क्योंकि डायमीटर पूछा है आपसे, और इंटू एन जो है 400 है, डिवाइडेड बाई ये मिनट जो कि आपकी मिनट, ये मिनट कट जाएगी। डायमीटर आपको मीटर में निकलने वाली है, तो डायमीटर बराबर जब आप ये कहेंगे तो ये 75 जो मीटर है उसको आप मिलीमीटर में निकालने के लिए कहा है, ध्यान दीजिएगा मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर में कितना मिलीमीटर, 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है, तो 1000 मिलीमीटर होता है। ये इसके साथ मीटर में कन्वर्ट कर दिए, डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू 400। अब इसको आप कैलकुलेट कर डालिए, 0 से 0 कट गया और 750 को भाग दे दीजिए, 750 को भाग दे दीजिए 4 से, फिर 3.14 से, और आपकी आंसर 59.7 mm आ जाएगी, 59.7 mm आ जाएगी। तो इस तरह से आप ऑप्शन देखिए कि कौन सी निकल रही है, लेकिन यहां पर रेखीय वेग और कोणीय वेग में भी संबंध आप ध्यान रखिएगा, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, इसमें भी आप ध्यान रखिएगा, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। तो यहाँ पर जो प्रश्न मेरे कर्सर के साथ दिख रही है, आप यहाँ पर जो आंसर निकाले हैं 59 निकाले हैं, तो 59 किसके नियर अबाउट आ रही है, 59.7, 60 के नज़दीक आ रही है, आंसर ए को टिक लगाइएगा। तो आंसर ए को आप टिक लगा लिए हैं। कोई डाउट होती है कमेंट्स बॉक्स में अवश्य कमेंट्स दीजिए, और उसके साथ हम लोग उसका समय मिलने पर आपको कमेंट्स का जवाब देंगे। चलिए आते हैं 13 नंबर का प्रश्न पर। इन ए कोल माइन द डेप्थ ऑफ वर्किंग इज 450 मीटर। कोल माइन है जिसका गहराई 450 मीटर, द गैलरी विड्थ इज 4.2 मीटर, द गैलरी हाइट इज 3.6 मीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ द स्क्वायर पिलर फ्रॉम सेंटर टू सेंटर इज 25 मीटर। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द पिलर? तो पिलर की स्ट्रेंथ निकालनी है, ध्यान दीजिए, रॉक मैकेनिक्स पर बेस्ड ये प्रश्न है, रॉक मैकेनिक्स पर बेस्ड ये प्रश्न है, जो कि आप कहेंगे कि आपको पिलर जो खड़ा दिखाई दे रहा है उसका स्ट्रेंथ निकालनी है, जिसके लिए मुनरो साहब ने फॉर्मूला दी थी। क्या मुनरो साहब ने फॉर्मूला दिया था? 1320 फुट पर इसका जो 1320 है वो एलबी पर स्क्वायर इंच इंटू में विड्थ ऑफ द पिलर के पावर में 0.46, विड्थ ऑफ द पिलर 0.46 डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द पिलर टू द पावर 0.66। ये जो है फॉर्मूला दी हुई है किसके द्वारा? मुनरो साहब के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर कौन सी है? 12। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, स्ट्रेंथ ऑफ पिलर की, स्ट्रेंथ ऑफ पिलर निकालने की, स्ट्रेंथ ऑफ पिलर निकालने की, अगर इसको एस से शो करें तो ये जो फॉर्मूला है इसी पर निकालनी है, लेकिन ये क्या है आपको एलबी पर स्क्वायर इंच में, और ये डब्ल्यू भी जो है ये आपको फीट में चाहिए, और ये भी जो है आपको फीट में चाहिए। तो इस फॉर्मूला से आप जो है निकालेंगे। अब यहां पर आपको दी हुई है पिलर की साइज कितनी दी हुई है वो देख लेते हैं। तो पिलर की साइज 4.2 मीटर दी हुई है, 450 मीटर का गहराई दिया हुआ है, और 3.6, 4.2 मीटर विड्थ, 3.6 मीटर, 25 मीटर, सेंटर टू सेंटर 25 मीटर। तो यहां सेंटर टू सेंटर 25 मीटर, सेंटर टू सेंटर पिलर ये दिया हुआ है 25 मीटर इंटू 25 मीटर। दूसरी चीज दिया हुआ है पिलर साइज, जिसको हम लोग कहेंगे पिलर साइज,
पिलर साइज पहला। दूसरा जो है आपको दिया हुआ है विड्थ, गैलरी विड्थ, गैलरी विड्थ ये दिया हुआ है W, गैलरी विड्थ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4.2 मीटर, 4.2 मीटर। और क्या दिया हुआ है, गैलरी हाइट दिया हुआ है, हाइट, गैलरी हाइट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3.6 मीटर। अब आपको निकालनी है स्ट्रेंथ ऑफ पिलर। तो यहां पर सबसे पहले आपको पिलर साइज जो 25 मीटर 25 मीटर दिया हुआ है, इसको आपको फीट में निकालनी होगी। फीट में निकालनी होगी मतलब कि हम लोग 1 मीटर में कितना फीट होता है, तो 3.28 फीट होता है, बिकॉज 1 मीटर बराबर 3.28 फीट। तो इसमें 25 में 3.8 का गुणा करेंगे, 25 इंटू 3.28 और ये फीट में निकालेंगे। ठीक उसी तरह से आपको यहां पर 3.6 मीटर, इसको भी फीट में निकालेंगे और इसको भी फीट में निकालेंगे। 3.28 का मल्टीप्लाई करके इसको फीट में निकालेंगे। जब फीट में निकालेंगे तब इसकी वैल्यू में रखेंगे। 1320 जो LB पर इंच स्क्वायर है, और साथ ही जो है इसको भी आपको निकालनी होगी किसमें, जब आंसर निकल जाएगी तो उसको आपको मीटर में बाद में कन्वर्ट करना होगा। तो ये जो सॉल्यूशन है इसकी, जिसका मैं तैयार करके रखा हूं, कैलकुलेट करके रखा हूं, और उसको जो है आप मैं बदल रहा हूं पेज को। ये देखिए यहां पर जो क्वेश्चन 13 है, जो कि 1320 विड्थ ऑफ द पिलर इन फीट, इसके पावर में 0.46 और डिवाइड बाय हाइट ऑफ द गैलरी इन फीट पावर 0.66। अब यहां पर आप विड्थ ऑफ द पिलर की बात करेंगे तो जो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जो पिलर साइज 25 मीटर दी हुई है, गैलरी साइज को 4.2 को आप घटा दीजिए तो आपको निकलेगी क्या चीज, 20.8 में से, मतलब 25 में से 4.2 को आप घटाएंगे तो 20.8 निकलेगी। उसको फीट में निकाला हूं मैं, 3.28 से गुणा कर दिया हूं और इसके पावर में 0.46 रखूंगा। उसी तरह से 3.6 हाइट है, जिसमें 3.28 से गुणा करूंगा और उसके पावर में 0.66 रखूंगा। तो ये जो है फीट में निकल आई है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पिलर का विड्थ होना चाहिए, जो सेंटर टू सेंटर है उसको आपको गैलरी विड्थ से माइनस करनी होगी। तो ये जो है आप 68.224 और इसका पावर 0.46 निकालेंगे, जो कि 6.9 आएगी। और उसके बाद जो है 11.8 आई है, उसका पावर 0.66 निकालेंगे। साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए उसके लिए। और जब इसको आप डिवाइड करके 1320 से गुणा कीजिएगा तो 1785.88 LB पर स्क्वायर इंच आएगी। इसको आप जब केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर में निकालना चाहेंगे तो आपको याद रखना होगा 1 केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर बराबर 14.22 LB पर स्क्वायर इंच होता है। तो ये जो आपको वैल्यू दी हुई है इसको आपको निकालनी होगी केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसको इससे डिवाइड करनी होगी, किससे, 14.22 से। तो 1785 को 14.22 से आप डिवाइड करेंगे तो 185 आएगी और आप आंसर ए को टिक लगाएंगे। तो इस तरह से ये जो मुनरो साहब की फार्मूला है उसको आप ध्यान से आपको दिमाग में रखनी होगी। पिलर का स्ट्रेंथ निकाल करके, क्यों इसका निकालते हैं, पिलर का स्ट्रेंथ और लोड ऑन पिलर, इन दोनों का जो डिवाइडेशन होता है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने के काम में आती है। और उसके आधार पर हम लोग पिलर साइज को प्लस माइनस किया जाता है, जो रेगुलेशन 111 में दी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देख चुके हैं और कल की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 से हम लोग कल का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें 5 बेंचेज ओपन कास्ट की माइंस की दी हुई है। तो मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके
मोबाइल पर आ जाए और आप उसका वीडियो देख करके अपने एग्जामिनेशन की तैयारी को पक्का करें और अपने एग्जाम को पास करके अपने स्टेटस को, लेवल को ऊंचा कीजिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।